Hello everyone, welcome to Educami. My name is Anshuman and in the practice for prelim series today we are going to solve 5 questions related to environment and ecology that might come in UPSC prelims 2024. तो चलिए करते हैं start. Now if you want to access all the free resources given by Educami, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now the first question is related to a species called Himalayan brown bear. नाउ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं. द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन ब्राउन बेयर. The first statement is it inhabits high altitude Himalayan regions spanning India, Pakistan, Nepal, China and Bhutan. The second statement is it is classified as vulnerable under the IUCN Red List. The third statement is they are kept in Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. Now the question is how many of the above statements is or are correct regarding Himalayan brown bear? Only one statement is correct, only two statements are correct, all three statements are correct or none. देखिए इस तरह के ऑप्शंस आपको प्रैक्टिस करना है बिकॉज वी हैव सीन सच ऑप्शंस इन प्रीलिम्स 2023 और हमारा मकसद क्या है कि आपको प्रिपेयर करना है इस तरह के ऑप्शंस को. हालांकि आपको वैसे ऑप्शंस जिसमें 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 वो भी देखने को मिलेंगे और हम लोग वैसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे, तो आपको अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना है. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है. स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है. यहां पर इसको वल्नरेबल के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, रेड लिस्ट में इसको रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. नाउ इसके बारे में हम लोग जानेंगे हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में कि क्या है, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है बिकॉज इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं. लेकिन अगर इन जनरल आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीसीज ओरिएंटेड और वहां पर अगर आपको कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है कि आईयूसीएन रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट में जो उनको कैटेगराइज किया गया है, आप उसको कैसे याद रखेंगे. तो देखिए इसका कुछ थंब रूल है एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि आप ऐसा कर सकते हैं. देखिए जनरली जो स्पीसीज न्यूज में रहते हैं उसको तो आपको कवर करना ही है. वो आपको मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में या आप कोई भी सोर्स फॉलो करते हैं वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं कि इसका क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप जानते हैं. नाउ अगर ऐसे किसी स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है जो कि न्यूज में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आप जितने भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जिनके बारे में भी आप पढ़े हुए हैं, बर्ड्स हैं, इसके बारे में इंडिया में खास करके उसको आप पढ़ लें. नाउ वंस आप उसको आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा स्पीसीज नहीं होंगे. अगर हम पूरे स्पीसीज को मिला दें तो वो इन एंड अराउंड आपको 35 to 50 स्पीसीज होंगे जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. तो अगर आपको इतना पता है कि आपने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ा है और आप उनके बारे में जानते हैं, तो अगर कहीं भी आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है और जानकर आप यूपीएससी जरूर आप देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस में खान करके इन्वायरमेंट में वो जाने पहचाने स्पीसीज के बारे में ही पूछते हैं, तो आपको पता है कि ये स्पीसीज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है बिकॉज यू हैव रेड ऑल द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो उस केस में आप उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक स्टेटमेंट भी अगर आप एग्जाम में एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाता है उस क्वेश्चन को सही करने का. तो मेरा कहना है कि अगर आप स्पीसीज पढ़ रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स जो न्यूज में उसको तो कवर करें ही करें, लेकिन जितने भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इंडिया में उसको आप जरूर उसका एक लिस्ट बना लें. आप एक उसका डिजिटल फॉर्मेट में पीडीएफ भी बना सकते हैं जिसको आप एग्जाम के टाइम जरूर देख के जाएंगे. नाउ हम लोग जानते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये इनहैबिट करता है हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन्स स्पैनिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना एंड भूटान. इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां है देखिए, अगर हम इसको मतलब किस एल्टीट्यूड पे आप इसको देख पाएंगे तो अराउंड 3000 and 5500 मीटर्स अबव सी लेवल. नाउ इट सर्वाइव्स इंडिया में इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन इन जेएंडके, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. अब देखिए इसको प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर इसको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है. ऑब्वियसली आपको पता है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ऐसे स्पीसीज का तो डेफिनेटली हम लोग हंटिंग किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देना है तो किस में रखेंगे, शेड्यूल 1 में. तो ये सब स्टेटमेंट आप मान के चल सकते हैं कि सही है क्योंकि अगर स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप शेड्यूल 1 में ही पाएंगे. तो ये स्टेटमेंट आप डेफिनेटली इसको मान सकते थे कि दिस इज सही. नाउ दूसरा बात करें तो साइट्स की बात करें तो इसको भी हम लोग क्योंकि इतना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो उसका ट्रेडिंग्स भी नहीं होगा, कुछ अनुमान भी आप लगा सकते हैं तो इसको अपेंडिक्स 1 में रखते हैं. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पायरोलिसिस. द प्रोसेस पायरोलिसिस जिसको हम लोग इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक दोनों जगह पढ़ते हैं, तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट यहां पर से सही है. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज पायरोलिसिस इज एम्प्लॉयड टू ट्रांसफॉर्म बायोमास इनटू एन इंटरमीडिएट लिक्विड प्रोडक्ट व्हिच कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू फ्यूल एडिटिव्स. द सेकंड स्टेटमेंट इज दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन. द थर्ड इज syngas is produced as one of the outcomes of the pyrolysis process. Now, how many of the above statement is or are correct regarding pyrolysis? Only 1, only 2, all 3 और none. जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में.
तो इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो गलत स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 2, दिस प्रोसेस ऑकर्स इन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अगर हम लोग डिफिकल्टी को कैटेगराइज करें तो दिस इज L2 लेवल, क्योंकि आपको पायरोलिसिस के बारे में पता होना चाहिए। आप ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे। अगर आपको पता है कि पायरोलिसिस जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो आप इजीली स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहां पर पायरोलिसिस जो है वो हम लोग देखते हैं बहुत टाइम यूज किया जाता है, इसको जो है वेस्ट डिस्पोजल में भी यूज किया जा सकता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं बायोमास को कन्वर्ट करने में फॉर इंटरमीडिएट लिक्विड्स लाइक बायोफ्यूल्स एंड एडिटिव्स। अब इसको ये ऑपरेट करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस, और इसको कितने टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं, अबव 500 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि इसमें क्या करना है, हम लोग को फैसिलिटेट करना है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये प्रोड्यूस करता है बायो ऑयल लिक्विड के फॉर्म में, बायोचार सॉलिड के फॉर्म में भी इसे निकल सकता है, और सिनगैस भी जो है वो इससे निकलता है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोसेस। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। पीसीबीज बहुत न्यूज में रहते हैं, बहुत आगे हम लोग जानेंगे कि ये क्यों न्यूज में रहता है। आपको बताना है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज पीसीबीज आर क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स constituting a category of synthetic compounds not naturally occurring. Second, demonstrating characteristics such as non-flammability, chemical stability, and high boiling point, PCBs possess industrial utility. The third is PCBs degrade easily in environment, making it a very eco-friendly substance. तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग PCBs, only 1, only 2, all 3, none. जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है, ओनली 2। तो यहां पर कौन स्टेटमेंट जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 3 कि पीसीबीज जो है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है। ये आपको देखकर ही लग रहा होगा बिकॉज दिस इज अ सिंथेटिक कंपाउंड, और बहुत सारे कंट्रीज ने जो है इसके यूसेज पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रह जाता है। इसको इजीली आप डिग्रेड नहीं कर सकते। आप अंदाज लगा सकते थे पहले 2 स्टेटमेंट से देख के, बिकॉज इट इज अ इंडस्ट्रियल यूज, बिकॉज दिस इज अ सिंथेटिक कंपाउंड, तो इसको डिग्रेड करना जो है वो काफी मुश्किल होगा। तो यहां पर गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया, स्टेटमेंट 3। चलिए जानते हैं पीसीबी के बारे में। नाउ पीसीबी जो है इज मतलब एक फैमिली को बिलोंग करता है ऑफ chlorinated hydrocarbons are synthetic chemicals with variable physical state determined by chlorine atom arrangement। जान देखिए क्लोरीन की जो पोजीशंस होते हैं उसके वजह से पूरे कंपाउंड का जो है वो आपका केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब देखिए इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका क्या है इंपॉर्टेंट, नॉन फ्लेमेबिलिटी, स्टेबिलिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस का जो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसके वजह से इसका डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। नाउ पीसीबी परसिस्ट करता है एनवायरमेंट में, सर्कुलेटिंग बिटवीन एयर, वाटर, सॉइल, ट्रैवलिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसी कारण ये इजीली डिग्रेड नहीं होता और इसको बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है। चलिए तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन था, आपसे बन सकता था। चलिए यहां पर आ गया इकोलॉजी से क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड रीजनेबली प्रेडिक्टेबल स्पीसीज कंपोजिशन चेंज इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्ड एज ecological succession. The second statement is the complete sequence of communities successively altering in a given area is referred to as sere or seral stage. The third statement is primary succession initiates in area where natural biotic communities have been eradicated. तो आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1 और 2। तो यहां पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज प्राइमरी सक्सेशन जो है यहां ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बेसिकली दिस इज अ सेकेंडरी सक्सेशन। अब चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए आपको पता है इकोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आपको किसी भी एरिया में धीरे धीरे स्पीसीज बढ़ते हैं और फाइनली जो है वो क्लाइमेक्स, जो आप बोल सकते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटीज तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस होता है। देखिए जहां पर सॉइल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जहां पर कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं किया था, तो वहां पर जो सक्सेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन अब किसी रीजन के वजह से, चाहे वो फ्लड हो, फायर हो, वहां पर से अगर सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हट गए हैं लेकिन सॉइल एग्जिस्ट करता है और फिर से वहां पर जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है आपका, जहां पर से इरेडिकेट हो गया है आपका बायोटिक कम्युनिटीज लेकिन वहां पर सॉइल एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर जो भी सक्सेशन होगा और वो थोड़ा सा फास्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो इसी कारण इकोलॉजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजी का देखिए रिसेंट टाइम्स हम लोग देखें तो
क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से कम होने लगे हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, एनजीटी हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन आपको इकोलॉजी को जो है वो यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो आप इकोलॉजी के लिए बेस्ट, आपको पता है सोर्स क्या है, जो आपका 12th का जो बायोलॉजी है उससे आप पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी में जैसे आपको इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस क्या होता है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास क्या होता है, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे कभी भी पूछ सकता है। कुछ साल पहले इकोलॉजिकल नीश पर पूछा था, इकोटोन्स के बारे में पूछा गया है। तो टाइम एंड टाइम अगेन आपके बारे में स्पीसीज और इस तरह के कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उन सब चीजों को रिवाइज करते रहें। हाँ, लेकिन आपका फोकस जो है वो ज्यादातर इन्वायरमेंट पे होना चाहिए, बिकॉज वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड नाउ, दी अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोलॉजी। इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अल्फा डाइवर्सिटी signifies the internal diversity within an ecosystem typically quantified by the number of species present. The second is beta diversity represents geographic diversity encompassing the overall diversity across a specific region. तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या सही बता रहे हैं about alpha and beta diversity. Now the given options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. जल्दी सोच के बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में से कितने जो है वो सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है, जिसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी यहां पर बोला गया है, दैट इज एक्चुअली गामा डाइवर्सिटी। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं। तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम को देखेंगे। अल्फा डाइवर्सिटी जो है इज द डाइवर्सिटी विद इन एन इकोसिस्टम विच इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज। नाउ एक छोटा सा इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम आपको पता है एक ड्रॉप का पानी जो है उसको भी आप इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो भी इकोसिस्टम आप कंसिडर कर रहे हैं उसके विद इन जितने भी स्पीसीज हैं उसको हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी बोल देंगे। नाउ बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? बीटा डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, फॉर एग्जांपल इन अ माउंटेनियस एरिया विद कोस्टल एरिया। बीटा डाइवर्सिटी शोज अस द साइज ऑफ द चेंज ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। मान के चलिए कि एक जगह आपका माउंटेन एरिया है जिसको हम लोग इकोसिस्टम मान सकते हैं, एक तरफ कोस्टल एरिया है उसको इकोसिस्टम मान सकते हैं, उसके बीच में कितने स्पीसीज डाइवर्सिटी है। अगर आप यहां डायग्राम से देखेंगे, देखिए अगर हम लोग सिर्फ एक इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी को मानते हैं कि इसमें कितने स्पीसीज हैं तो उसको बोल देंगे अल्फा डाइवर्सिटी। जब हम लोग दो इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे और उसके बीच में देखेंगे कि कितने हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी है तो उसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी बोल देंगे। और एक रीजन में जितने भी आपके इकोसिस्टम है उसका टोटल अगर हम लोग स्पेसिफिक मतलब अगर हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी लेते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो दिस इज अ लेवल ऑफ आप बोल सकते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहां पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो था वो एक्चुअली जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपके गामा डाइवर्सिटी को, तो बीटा डाइवर्सिटी जो है वो गलत हो जाता है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो गया? 1 ओनली। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। अगेन मैंने आपको जस्ट कोशिश किया है कि अगर आपका इकोलॉजी का कंसेप्ट मिस हो रहा है तो आप जाके रिवाइज करें, सही टाइम है अभी। आप जो अपने बायोलॉजी के जो 12th के एनसीईआरटी को खोलिए, उसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए जनरली होता क्या है ना कि क्वेश्चंस एक ही दो आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने सर्टेन सिलेबस कवर किया हुआ है, अगर आप उनके बारे में पढ़ रखें तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप कोशिश कर पाएंगे एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो उस केस में जब भी आप किसी ऑप्शन को मार्क करेंगे तो वो पूरी तरह से आपका तुक्काबाजी होगा। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वहां पर, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करने के लिए भी आपके बैकग्राउंड में कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसी कारण आप किसी भी पार्ट को नेग्लेक्ट करके नहीं जा सकते। इफ यू आर रीडिंग इन्वायरमेंट तो आपको इकोलॉजी को भी मिस आउट नहीं करना है, इकोलॉजी को भी रिवाइज करिए और साथ में इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को तो करते रहिए। तो चलिए हम लोग ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ 5 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।